नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक प्रेम कहानी है। एक प्रेम किस तरीके से इबादत बन जाता है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो मैं हर रोज लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कॉलेज के फील्ड में गेट के पास एक तरफ थोड़ा ऊंचा सा मंच बना हुआ था। छात्रों की एक टोली जमीन में घास पर बैठी हुई थी। चेयर पर एक बेहद आकर्षक और सुगठित शरीर वाला गोरे रंग का लड़का अच्छत बैठा हुआ था। काले घुघराले बाल, आंखों पर काले गोगल्स उसके गोरे रंग के चेहरे को और भी झलका रहे थे। चटकीले मल्टी कलर की फूलों की प्रिंट वाली शर्ट, नेवी ब्लू जीन्स उस पर बहुत ही फब रही थी और वह बिल्कुल एक मॉडल्स लग रहा था। एक भीड़ दर्शक छात्रों की थी। न्यू एडमिशन की रैंकिंग चल रही थी। यूं तो इस पर प्रतिबंध है, लेकिन छात्र नेता के दबदबे से कोई भी छात्र उसकी शिकायत नहीं कर सकता है। जब तक कोई छात्र शिकायत नहीं करता तब तक प्रोफेसर भी आंखों में पट्टी बांधे रहते हैं और इसी प्रकार प्रोग्राम धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ चलता रहता है। एक छात्र मचान कहो या मंच पर चढ़ा हुआ कुछ जानवरों की आवाज में मिमिक्री कर रहा था। जिस छात्र की रैंकिंग हो जाती थी वह भी भार मुक्त हो करके एंजॉय करने वालों की टीम में शामिल हो जाता था। छात्रों में कुछ भय व्याप्त था, पता नहीं हमें क्या बनने के लिए कह दिया जाएगा। कोई मुर्गा बनाया जाता था तो किसी लड़की से किसी लड़के को अप्रोच करने के लिए कहा जाता था। गुस्सा, भय, मजाक, हर्ष का माहौल था। कोई मुंह फुलाए हुए था, कोई गुस्से से उबल रहा था, कोई हंस रहा था। अब एक लड़की का नंबर आया। जीन्स, काली जैकेट में गोरी खूबसूरत लड़की थी। कंधे तक कटे स्ट्रेस बाल, आंखों पर काले गॉगल्स और हाई पेंसिल हील्स के सैंडल पहने वह बड़ी स्टाइल में चलती हुई आई। बोलिए क्या करना है? इतना सीधा और निर्भीक सवाल। अच्छत एक पल को हड़बड़ा सा गया। उसने सोचा था लड़की शर्माएगी, इतने लोगों के सामने घबराएगी, मिन्नतें करेगी। तुरंत संभल कर बोला, डांस, आप डांस करेंगी? ओके। अपनी जैकेट उतार कर उसने अच्छत की कुर्सी के हत्थे पर टांगी और अपने आप मचान पर चढ़ गई। बड़ी उमंग से, बेबाकी से उसने इतने सारे लोगों की उपस्थिति को उपेक्षित कर अपने में ही मस्त मगन होकर के गाना लगवाकर डांस करना शुरू कर दिया। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आ जा तू हर जाई। एक बारगी तो सभी छात्र छात्राएं अपनी रैंकिंग को भूलकर उसके साथ ही झूम उठे। गाना बंद होते ही और डांस के खत्म होते ही उनकी तंद्रा टूट गई और ताली बजाकर बस मोर वंस मोर चिल्ला उठे। ओए, उसकी सुरीली आवाज गूंजी, यह कोई मैं परफॉर्मेंस नहीं कर रही हूँ, रैंकिंग हो रही है मेरी रैंकिंग। आप लोग वंस मोर कर रहे हैं। जीना है कैसे जियो कि गम भी टूट कर खुशी बन जाए। जिंदगी के हर पल को हंसते हुए जियो, हौसले से जियो, चाहे वह दुख हो या सुख हो। और वह अपनी जिंदगी की फिलॉसफी झाड़ती हुई मचान से उतरी और सीधे अपना जैकेट लेने के लिए अच्छत की कुर्सी के पास गई। अच्छत की कुर्सी के पास खड़े होकर एक पल के लिए उसे अपने अच्छत की आंखों में देखा और फिर वहां नहीं रुकी। अपनी जैकेट हाथ में लेकर और गॉगल्स जो उसने अपने टी शर्ट के गले में लगा रखे थे निकालकर अपनी आंखों पर लगाए और वो निकल गई। अच्छत ने अभी तक ऐसी लड़की कोई नहीं देखी थी। रैंकिंग करने से शुरुआत हुई और अब वह लड़की स्नेहा उसके दिमाग पर छा गई। ऐसी निडर सी लड़की उसने कहीं नहीं देखी थी। जिंदा दिल, खुशमिजाज, हिम्मती, सुंदर, हाजिर जवाब और उसकी वह नजर जो आखिरी बार उसने अच्छत पर डाली, वह आंखों से होते हुए जैसे उसके दिल में उतरती चली गई। उसने रैंकिंग का प्रोग्राम खत्म कर दिया। जो एक छात्रों ने उत्साह से उस कार्यक्रम को बढ़ाने का आग्रह किया, हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। अच्छत लंबे लंबे डग मारता हुआ चला गया। पीछे से चमचे साथी चिल्लाए, भैया आगे का प्रोग्राम क्या करना है? कैंसिल करो, प्रोग्राम कुछ नहीं होगा। सब तितर बितर हो गए। अब वहाँ कोई नहीं था। घर पहुंचकर वह उसी के बारे में सोचने लगा। अच्छत शहर के जाने माने एडवोकेट
एडवोकेट कुलभूषण मल्होत्रा का बेटा था। प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा होने का प्रभाव कॉलेज लाइफ में भी पड़ा था। उसकी मित्र मंडली उसकी अनुकंपा के लिए उसका मुंह देखती थी। वह भी अच्छे प्रकार से जानता था कि वह मेरे पैसों के साथी हैं, पर उसे इन सब से एक अपूर्व संतुष्टि मिलती थी। शायद अहम की संतुष्टि। वह छात्र संघ का पदाधिकारी था। लड़कियों में वह लोकप्रिय था। कौन सी ऐसी लड़की थी जो उसके आकर्षक व्यक्तित्व पर रिझी नहीं। यह सब देखते देखते वह इन चीजों का आदी हो चुका था। वही दंभी बन गया था और आज यह लड़की उसके दंभ को चूर चूर करके निष्प्रह भाव से निकल ली। उस लड़की ने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। वह उसके बारे में जितना सोचता उसका ख्याल उतना उसके दिल दिमाग को जकड़ता जाता था। अकड़ तो देखो कितना घमंड है, उसने सोचा। तभी उसके दिमाग ने सरगोशी की। तेरा घमंड उसे घमंडी बता रहा है। उसने तो तेरे कहे अनुसार ही काम किया था। तभी दिल ने टोका, कितनी दिलेर है, हंसमुख मुसीबत से झेल लेती है। देखा है क्या ऐसी किसी लड़की को? दिल की इस बात को दिमाग में भी माना। अब अक्षत के दिमाग में धीरे धीरे उस लड़की का नशा चढ़ रहा था। दिल की इस बात को दिमाग ने भी माना। अब अक्षत के दिमाग पर धीरे धीरे उस लड़की का नशा चढ़ रहा था। ऐसा तो पहली बार हुआ था कि वह दुस्साहसी लड़की धड़धड़ाती हुई उसके दिल में जा घुसी थी। वह दिल के आगे लाचार था। पूरी रात इसी जद्दोजहद में बीत गई। सुबह उठा तो इसे निश्चय कर चुका था कि वह उस लड़की से नजदीकियां बढ़ाएगा। आज सभी को आश्चर्य हो रहा था कि अक्षत कॉलेज बहुत जल्दी आ गया है। वह बेचैनी में टहल रहा था और कॉलेज के गेट की तरफ ही देख रहा था। अक्षत के सभी साथी हैरानी से उसे देख रहे थे कि भैया को क्या हो गया है, यह तो बिल्कुल बदले बदले से लग रहे हैं। तभी वह लड़की आती हुई दिखाई दी। अक्षत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लाइट गुलाबी कलर के सूट और उसी से मैच करते ईयर रिंग्स में वह बिल्कुल परी जैसे लग रही थी। अक्षत ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते हुए कहा, कल के लिए सॉरी फ्रेंड। उसने भी हंसकर हाथ मिलाते हुए फ्रेंडशिप स्वीकार कर ली। मेरा नाम अक्षत है, आपका क्या नाम है? अक्षत ने हल्की मुस्कान से पूछा। स्नेहा। मेरा नाम स्नेहा है। मेरे पापा बैंक मैनेजर हैं, इसी शहर में पोस्टिंग है। अक्षत, क्या इस फ्रेंडशिप की खुशी में आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगी? स्नेहा ने कहा, क्यों नहीं, चलो। और वे दोनों कॉलेज की कैंटीन में चाय पीने के लिए चले गए। दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। अक्षत और स्नेहा की घनिष्ठता बढ़ती गई थी। अक्सर ही दोनों कैंटीन में काफी चाय पीते हुए दिखाई दे जाते थे। बाहर कहीं घूमने जाते तो दोनों साथ साथ ही जाते थे। हर जगह हर कोई यही समझने लगा था कि यह दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और अक्षत दिन रात अपने भविष्य के सपने बुनता रहता। अब अक्षत सोच रहा था कि मैं अपने दिल की बात स्नेहा को बता दूं। ऐसा निश्चय करके वह जाता, फिर और ही बातें होने लगती थी। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए। आज उसने निश्चय कर लिया था कि आज वह अपने दिल की बात स्नेहा से कहकर रहेगा। आज उसने स्पेशल सूट पहना था और एक गुलाब का फूल हाथ में लेकर चल दिया था। आज वह कॉलेज पहुंचा और बेसब्री से स्नेहा का इंतजार करने लगा। तभी एक कार कॉलेज के गेट के सामने रुकी और उसमें से स्नेहा उतरी। फिर कार का दरवाजा खोलकर एक लंबे कद का बेहद खूबसूरत युवक उतरा। स्नेहा ने, मुझे लेने के लिए आ जाना, फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। उसके चेहरे की चमक और आपस में बातचीत इस बात का संकेत कर रही थी कि वे दोनों एक दूसरे से केवल परिचित ही नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनकी बात बात से यही प्रकट हो रहा था कि जब यह मामला अक्षत ने देखा तो वह हैरान रह गया। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल पर छुरा चला रहा, कोई चीज छूट रही हो और गुलाब का फूल उसने वहीं मसल कर फेंक दिया। अब उसने देखा कि स्नेहा को उस युवक ने किस किया और कार में बैठकर हाथ हिलाता हुआ चला गया। को सामने देखकर कॉलेज के गेट से अंदर आती स्नेहा हंसती हुई बोली, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अक्षत कुछ नहीं बोला। वह झटके से मुड़ा और क्लासरूम की तरफ चल दिया। स्नेहा को हैरानी हुई, अक्षत कैसा व्यवहार कर रहा है। वह जल्दी जल्दी अक्षत के सामने आ गई और अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ अक्षत? अक्षत ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, कुछ नहीं, बस तुम अब मुझसे मत बोलो। मगर हुआ क्या? स्नेहा हैरान, कुछ भी नहीं, कहा ना
कहते हुए अक्षत स्नेहा को धीरे से धकेलता हुआ वहां से चला गया। स्नेहा हैरानी से देखती ही रह गई। आज सारे पीरियड्स बहुत बोझिल गुजरे। लास्ट पीरियड मिस करके वह ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किताब को यूं ही उलट पलट कर देखने लगी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी अक्षत ऐसा क्यों कर रहा था। वैसे वह इतनी नादान भी नहीं थी कि समझ नहीं पाती कि वह क्या सोच रहा था। यहीं पर तो उसे गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि मैं भी ऐसी फीलिंग्स रखती हूँ, या मैंने उसे कभी आकर्षित करने की भी कोशिश नहीं की, इसलिए फिर मेरा कसूर क्या है। अब उसे मन ही मन झुंझलाहट भी हो रही थी कि क्या एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं। क्यों दोस्ती के थोड़े दिनों के बाद ही प्यार की फीलिंग्स की अड़ंगा लग जाता है। वह तो ऐसी ही है, जो मन में होता है वही बाहर होता है, जैसा सोचती है वैसा ही व्यवहार करती है। उसका एक सा ही व्यवहार है। बहुत दूर से अक्षत उसी की ओर देख रहा था और बड़ी गहराई से सोच रहा था। यह जो आज देखा कि स्नेहा और किसी से प्यार करती है और मैं उससे नाराज हूँ, तो इसमें उसका क्या कसूर है। उसने तो कभी ऐसा जाहिर ही नहीं किया। मैं ही अपने मन में प्यार पाले बैठा था। मैं उस पर अपना प्यार थोप कैसे सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ। मैं तो उसके बिना अपनी कल्पना ही नहीं कर पाता। ओह स्नेहा, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुमने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैं अपने मन में लिए बैठा था। मैं प्यार करता हूँ, पर मैं क्या करूँ। मुझे तो उससे बहुत ही प्यार हो गया है, पर मैंने क्या जान के थोड़ी किया था। वो हो गया। उसे अपने पर आश्चर्य हो रहा था कि वह इस पहलू से सोच रहा है। वह तो कभी किसी के बारे में सोचता ही नहीं। शायद प्यार इंसान को संवेदनशील बना देता है। उसे अपना संसार बहुत ही सूना सूना और लुटा लुटा सा लग रहा था। वह स्नेहा के सामने भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके सामने पहुंचते ही वह अपने को फिर से अपनी रोमानी दुनिया में पहुंचने से रोक नहीं पाता था। लास्ट पीरियड छूट चुका था। स्नेहा बहुत ही दुखी थी। थके कदमों से गेट की तरफ चल रही थी। वह थोड़ी ही देर खड़ी हो पाई थी कि वहीं सवेरे वाली कार आ गई। स्नेहा कार में आगे वाली सीट पर उस लड़के के साथ बैठकर चली गई। अक्षत ने बड़ी मुश्किल से अपने टूटे हुए दिल को संभाला और उसके हाथ से छूटा हुआ गुलाब उसी के पैरों से कुचल गया था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्हें उसने रुमाल से पसीना पोंछने के बहाने पोंछ डाला था। स्नेहा अब तक चुप बैठी थी। कार सड़क पर दौड़ती जा रही थी। अब वह बोली, हमें अपने मम्मी पापा को बताए बिना शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह कभी मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? अरुण ने कहा। स्नेहा, मेरा भाई आर्मी में था, वह शहीद हो गया। उन्होंने इकलौता बेटा खो दिया। तब से ही उन्हें आर्मी के नाम से ही डर लगता है। अगर मेरी शादी किसी फौजी से होती है तो उन्हें डर है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक्चुअली उनके मन में ऐसा डर बैठ गया है कि कुछ कहते नहीं बनता है। अरुण ने समझाते हुए कहा, थोड़ा धैर्य रखो, अगली बार मैं आऊंगा तो उन्हें मनाने का प्रयास करूंगा। अभी तो मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है। स्नेहा, अरुण झील के किनारे बैठकर शांत सुरम्य नीरव एकांत में व्याप्त सुषमा में डूबे हुए थे। स्नेहा और अरुण दोनों ही अपने अपने विचारों में गुम कहीं दूर खोए हुए थे। अरुण स्नेहा विचलित स्वर में बोली, मुझे लगता है कि हम नहीं मिल पाएंगे। अरुण ने उसे अपने करीब लाते हुए पूछा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? बस ऐसे ही, स्नेहा ने ठंडी सांस भरी। अरुण ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? स्नेहा ने जवाब दिया, भरोसा तो है, पर पल पल भर का तो पता नहीं। उसकी बात काटते हुए फिर मैं बोला, चलो यहाँ से थोड़ी दूर मंदिर है, वहीं चलकर शादी कर लेते हैं। स्नेहा चौंक पड़ी, इतनी जल्दी? अब क्या हुआ? अरुण ने पूछा। बादल घिरने लगे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब घटा टोप अंधेरा छा गया। ठंडी ठंडी हवा चली, फिर टप टप बूंदों की बौछार आई। उठो स्नेहा, जल्दी से चलो, नहीं तो हम भीग जाएंगे। अरुण और स्नेहा वहां से चले गए, मगर अब पानी तेज हो गया था। कार तक आते आते वे दोनों बिल्कुल भीग चुके थे। एक पेड़ के नीचे दोनों खड़े हो गए। अब नेहा को ठंड लग रही थी। अरुण ने अपनी जैकेट उतारकर स्नेहा को पहना दी। दोनों कार में आकर बैठ गए थे। स्नेहा अरुण से
और भी सटकर बैठ गई थी। ज्यादा नजदीकियां और ज्यादा नजदीकी बन गई। दूरियां सिमटते सिमटते अब खत्म हो गई और वे दोनों अपनी अपनी सीमाएं लांघ गए। होश आने पर दोनों ही सहम गए थे। वर्षा भी थम चुकी थी और तूफान भी। अब शेष रह गया था तूफान के बाद होने वाली बर्बादी का मंजर, जो अभी स्नेहा को देखना था। और 2 दिन बाद अरुण चला गया। सभी कुछ सामान्य चल रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ घटना घटने वाली है, जिसका अंदेशा स्नेहा को पहले से ही लगने लगा था। अरुण को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। आज उसका फोन ही नहीं लग रहा था। कई बार ट्राई करने के बाद भी निराशा और झुंझलाहट ही हाथ आई थी। स्नेहा के पापा मिस्टर शिवशरण आज बैंक नहीं गए थे। बैंक में हड़ताल चल रही थी, इसलिए छुट्टी पर थे। स्नेहा के पापा ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए चाय पकौड़ी का प्रोग्राम चल रहा था। उसके बाद बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम था। तभी डोर बेल बजी। स्नेहा ने जाकर गेट खोला तो आश्चर्य में आ गई। बाहर अक्षत एक रौबदार पुरुष और सुंदर संभ्रांत महिला के साथ खड़ा था। स्नेहा, अक्षत ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, माय पेरेंट्स। स्नेहा ने उन्हें नमस्ते किया और उन्होंने मृदु स्मित के साथ उसे आशीर्वाद दिया। अंदर आने को नहीं कहोगी बेटी, उन्होंने कहा तो स्नेहा हड़बड़ाकर बोली, आइए आइए, अंदर आइए। वे लोग अंदर घुस गए तो स्नेहा ने देखा कि 2 नौकर गाड़ी में फल मिठाई गिफ्ट के पैक उठा उठा करके अंदर ला रहे थे। स्नेहा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अंदर आकर उन्होंने स्नेहा के पापा मिस्टर शिवशरण से परिचय का आदान प्रदान किया। यूं तो वे बैंक में काम के सिलसिले में कई बार मिल चुके थे, पर व्यक्तिगत रूप से आज पहली बार मिल रहे थे। हाथ मिलाते हुए कुलभूषण मिस्टर शिवशरण से कह रहे थे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिसेज मल्होत्रा स्नेहा की मम्मी से बातें कर रही थी। अब नौकर ने गिफ्ट पैक फलों की टोकरी मिठाई ला करके अंदर रखी तो मिस्टर शिवशरण ने कुलभूषण की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अक्षत ने एक सोफे पर कब्जा किया और वह चारों तरफ गौर से देखने लगी। असल में हम अपने काम से ही आए हैं। यह मेरा बेटा अक्षत है। हम इसलिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। और क्या बताएं हम। सैकड़ों रिश्ते एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, लेकिन वह वापस कर रहे हैं, क्योंकि यह तो सिर्फ आपकी बेटी से ही शादी करना चाहता है। ले दे करके एक ही मेरा बेटा है, इसलिए हम इसका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। एकदम से खुशी की लहर दौड़ गई। इतना अच्छा रिश्ता, वह भी घर बैठे मिल रहा था। शिवशरण तो एकदम भाव विभोर हो उठे। वह तपाक से बोले, अजी, इसमें सोचना क्या है। आपसे रिश्ता जुड़ जाए, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो फिर मुंह मीठा कीजिए इसी पर। कुलभूषण ने शिवशरण के सामने बर्फी बढ़ाते हुए कहा। मिसेज मल्होत्रा ने स्नेहा की मम्मी को गले से लगा लिया। अक्षत का चेहरा खिल उठा था। उसे लग रहा था कि उसे दोनों जगह ही खुशियां मिल गईं। सबकी खुशियों पर स्नेहा की आवाज कहर बनकर टूटी, माफ कीजिए, मैं यह शादी नहीं कर सकती। उसकी आवाज कमरे में जैसे बम बनकर फूटी थी। सभी लोग अचंभित हो गए। मिस्टर और मिसेस शिवशरण व्याकुल हो उठे। क्या कह रही हो स्नेहा? क्या तुम होश में तो हो बेटी? हाँ, मैं होश में ही हूँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं यह शादी नहीं कर सकती। स्नेहा की ठंडी आवाज ने सबके अरमानों पर फिर से प्रहार किया। क्या कमी है हमारे बेटे में? रोष भरे स्वर में कुलभूषण ने पूछा। उनके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं खींची हुई थी। मिसेज मल्होत्रा का चेहरा भी क्रोध से तन गया था। आपके बेटे में कोई कमी नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं यह शादी नहीं कर सकती। अब कुलभूषण ने अपनी निगाहें अक्षत की ओर घुमाई। क्या इसी लड़की से शादी करने के लिए तुम मरे जा रहे थे? यही है वह लड़की, यही है इसका संस्कार जो तुम्हें घास तक नहीं डालती और तुम्हारा रिश्ता ठुकरा रही है। और इसके लिए तुम दिन रात किए हो, खाना पीना छोड़े हुए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो और फौरन यहाँ से चलो। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे डूबता हुआ व्यक्ति एक तिनके का भी सहारा खोजता है, वैसे ही अक्षत आखिरी कोशिश करने के लिए स्नेहा से कह रहा था। कह क्या रहा था? आग्रह कर रहा था। सुनो तो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बात है?
क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? मुझ में क्या कमी है? जो वह कहते कहते रुक गया। दरवाजे की तरफ पहुंच चुके कुलभूषण ने वापस होकर उसकी बांह खींची और बोले, चलो यहाँ से, बहुत इंसल्ट करवा ली, तेरे लिए ऐसी भी लड़की नहीं मिलेगी। उसके बाद सभी एक एक करके बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट हुई और वहां से चले गए। मोहल्ले के कुछ लोग जो यह नजारा देख रहे थे, उन्हें भी कुछ कुछ भनक लग गई थी और अब कानाफूसी शुरू हो गई थी। स्नेहा के पेरेंट्स, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि खुशियों के बादल में, उमंगों के उड़न खटोलों में उड़ते उड़ते एकाएक उन्हें कठोर जमीन पर पटक दिया हो, सदमे में आ गए थे कि अचानक स्नेहा को क्या हो गया है। अब ड्राइंग रूम में कलह मची थी। थोड़ी देर पहले जहां प्रेम की अभिलाषाओं, कामनाओं के पुष्प बिखर बिखर कर खुशियों का उजाला फैला रहे थे, वहां अब दुख, विषाद और दुस्संताओं की कालिमा ने पूरे ड्राइंग रूम को अपनी मनहूसियत में लपेट लिया था। अब स्नेहा के माता पिता उसके पीछे पड़े हुए थे, पूछ रहे थे, क्या बात है, आखिर तूने क्यों मना कर दिया? हमारी भी तूने इंसल्ट करवाई। वे उसे डांट फटकार रहे थे और स्नेहा रो रही थी, लेकिन बता कुछ भी नहीं रही थी कि एकाएक उसे चक्कर आया और फिर वह गिर पड़ी। मिस्टर शिवशरण और उनकी पत्नी घबराकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे। क्या हो गया आखिर? स्नेहा को उठाकर बेड पर लिटाया गया। फिर उन्होंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन करके उसे बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गई। मिस्टर शिवशरण ने पूछा, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब ने एक नजर स्नेहा की तरफ देखा, फिर बेडरूम से बाहर आने का इशारा किया। बेडरूम से निकलकर सभी लोग ड्राइंग रूम में आ गए और डॉक्टर की तरफ जवाब पाने की उत्सुकता में देखने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा, अपना दिल थाम कर सुनिए, स्नेहा इस समय प्रेग्नेंट है। क्या? जैसे बम फूटा हो स्नेहा के पेरेंट्स के ऊपर, जैसे वज्र गिरा हो। यस, शी इज प्रेग्नेंट। फिर उनके कंधे को सहानुभूति पूर्वक थपथपाते हुए बोले, यह नाजुक समय जोश में आकर होश खोने का नहीं है, होश को संभाल कर धैर्य से काम लेने का है। स्नेहा मेरे लिए मेरी बच्ची की तरह है। मेरे भी बच्चे हैं, इसलिए समझा रहा हूँ। गर्म खून है, वह कोई आत्मघाती कदम ना उठा ले, गुस्से में कोई कदम ना उठाइएगा। ऐसा कहकर वह बाहर निकल गए। डॉक्टर साहब शिवशरण को सांत्वना देकर अपने पीछे एक मनहूस सन्नाटा छोड़ गए। एक साथ इतनी खुशी, आश्चर्य, गम से भरी घटनाएं इतनी तेजी से घटी थी कि स्नेहा के पेरेंट्स का दिमाग शून्य पड़ गया था। अजीब मनोस्थिति थी उनकी भी। रोना चाहते थे पर उनके आंसू सूख गए थे। वे क्रोध से भर उठे थे, पर डॉक्टर की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, कहीं वह कोई आत्मघाती कदम ना उठा ले। तो वे क्रोध को पी रहे थे। यूं तो उनके 3 बच्चे थे, पर बड़ा बेटा आर्मी में था जो शहीद हो चुका था। दूसरा बेटा अपनी पत्नी सहित दूसरे शहर में वेल सेटल्ड होकर रह रहा था। बहुत अच्छी जॉब थी उसकी। स्नेहा ही अकेली उनके पास रह रही। सचमुच होश से ही काम लेना पड़ेगा। शिवशरण तो वैसे ही हाजिर, 1000 बार सोचकर ही कोई कदम उठाते थे। पहले तो वे अत्यधिक क्रोध के कारण विवेक खो बैठे थे, मरने मारने की सोचने लगे थे। फिर ठंडे दिमाग से सोचा, अब जो हो गया सो हो गया। स्नेहा जिसे चाहती है उसी से उसकी शादी कर देंगे। यही निश्चित करके दोनों स्नेहा के पास अंदर बेडरूम में पहुंचे। स्नेहा रो रही थी। जब स्नेहा ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा तो उसकी नजरें झुक गई। उसकी मम्मी ने उसको सांत्वना देती हुई कहा, जो होना था वह हो चुका है, अब तू बता दे वह कौन है, हम तेरी शादी उसी से करा देंगे। यह सुनकर स्नेहा और जोर से रो पड़ी। मम्मी, ही इज नो मोर। क्या? स्नेहा की मम्मी को तगड़ा शौक लगा। हाँ मम्मी, अरुण का फोन नहीं मिल रहा था, मैंने बराबर उसे फोन किया, वह एयरपोर्ट में है। जब उसका फोन नहीं मिला तब मैंने उसके फ्रेंड विवेक को फोन किया। उसी से ये खबर मिली कि फोन कैसे मिलता, उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ऐसा कहते हुए उसने अरुण के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सब बताया। उसकी बॉडी को ढूंढा जा रहा है पर अभी तक वह नहीं मिली है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान कहकर मिस्टर शिवशरण अपना सिर पकड़कर वहीं पर पड़ी चेयर पर ढह गए। अब क्या होगा? सारी सिचुएशन को भांप कर उसकी मम्मी जो इतनी देर से चुप बैठी थी, वह अपनी त्वरित बुद्धि से ही
मन ही मन कुछ फैसला करके बोल उठी, अब एक ही रास्ता है, अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है, डॉक्टर तो कैसे भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, हम चुपचाप इसका अबॉर्शन करवा देते हैं, फिर कहीं लड़का ढूंढ ढांड करके इसके हाथ पीले कर देते हैं। नहीं, स्नेहा चिल्ला उठी, मैं अपने प्यार की निशानी को यूं खत्म नहीं होने दूंगी। अरे भाड़ में गई तेरी प्यार की निशानी, यह कलंक लेकर अब तू बिन ब्याही माँ बनेगी। तू चाहती क्या है, हम लोग जिए या मर जाएं? स्नेहा की मम्मी अत्यंत उग्र हो उठी थी। नहीं, आप क्यों मर जाएंगी? प्यार तो मैंने किया है तो सजा भी मैं ही भुगत लूंगी, मैं ही सुसाइड कर लेती हूँ ताकि कम से कम आप लोग तो चैन से जिएंगे। कैसा चैन? माँ बाप के सामने औलाद मरती है तो उनकी तो जीते जी मौत हो जाती है। अब तो यही ठीक है, तू ठीक कहती है, अब तुझसे पहले हम मर जाते हैं, फिर तू भी मर जाना, किसी को कुछ मालूम भी नहीं होगा। कहते हुए शिवशरण आवेश में तेजी से गए और अपनी पिस्तौल निकाल लाए, लोड की और अपनी कनपटी से लगा ली। उनकी उंगली टिगर पर पहुंचती तभी हक्की बक्की सी स्नेहा को होश आया और वह रोते हुए अपने पापा से पिस्तौल छीनने लगी। अरे चैन से मर तो जाने दे, जीने तो तू देगी नहीं। उसकी मम्मी उसे बिजली गिराती हुई दृष्टि से देखती हुई बोली। स्नेहा को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, किस्मत ने उसे किस दोराहे पर ला करके खड़ा किया था। उसकी छोटी सी भूल उसके जीवन में इतना भयंकर तूफान लाएगी यह उसने कभी सोचा नहीं था। मैं अबॉर्शन के लिए तैयार हूँ, वह फूट फूट कर रोते हुए बोली। अच्छा ठीक है, फोन करो डॉक्टर को, अपॉइंटमेंट फिक्स करो। उसकी मम्मी को एक एक पल भारी गुजर रहा था। वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी करने चली गई। स्नेहा के घर से आने के बाद अक्षत की बहुत फटकार पड़ी थी, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। कॉलेज में कल कुछ प्रोग्राम के लिए वैभव में डिस्कस करना है, यह कहते हुए वह घर से निकला था। उसके कदम सदा स्नेहा के घर की ओर मुड़ गए थे। वह अभी भी उससे बहुत कुछ कहना चाह रहा था। उसके घर का माहौल देखकर उसने महसूस किया था कि स्नेहा ने अपनी मम्मी पापा को अपने अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। वह उससे कहना चाह रहा था कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई रिश्ता ना सही, हम आपस में फ्रेंड तो रह ही सकते हैं। यह कैसा पागलपन था। वह अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था। कैसे भी स्नेहा से जुड़ा रहना चाहता था। उसके घर पर वह पहुंचा तो देखा दरवाजा तो पहले से ही खुला था। न जाने क्या सोचकर बिना नॉक किए ही वो अंदर चला गया। वहां कोई नहीं था। ड्राइंग रूम पार करके वह आगे बढ़ा तो उसने स्नेहा को रोने की आवाज सुनी। उसके बाद उसने अरुण के बारे में एक एक बात सुन ली, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो स्नेहा की मम्मी ने अपॉइंटमेंट की डेट फिक्स की थी वह टाइम भी उसने सुन लिया था। स्नेहा की मम्मी के आने की आहट सुनते ही वह चुपचाप वापस निकल गया। ना जाने उसका मन कैसा हो रहा था। उसे स्नेहा के दुख के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। वह अजीब था। स्नेहा को हॉस्पिटल में सारे चेकअप करवा कर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए नर्स आ गई थी। वहां ले जाने के लिए उसने स्नेहा को स्ट्रेचर पर लिटा दिया था। स्नेहा की आंखों में अनवरत अश्रुधारा बह रही थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। वह सोच रही थी कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि उसे मौत आ जाती। उसकी आंखों के सामने अरुण का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभरा। उसके साथ देखा गया भविष्य का सुनहरा सपना उसकी आंखों के आगे साकार हो उठा और उसका किया वादा भी याद आया। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर आगे की योजनाएं बनाने लगता है, अपने आगामी सुंदर गृहस्थ जीवन की रूपरेखा बनाता। फिर बात आती बच्चों पर। स्नेहा शर्मा जाती। वह कहता, भाई मुझे तो बेटी पसंद है, और शरारत भरी नजरों से स्नेहा को देख कर छेड़ता। और तुम्हें? स्नेहा के मुंह से सिसकी के साथ ही ये शब्द भी निकले, अरुण तुमने मेरा साथ छोड़ क्यों दिया? क्या क्या सपने देखे थे हमने, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे प्यार की निशानी की रक्षा नहीं कर सकी। इस समय उसका दिल फट रहा था। अरुण की मौत की खबर ने उसे तोड़कर रख दिया था। वह इस समय अपने को बेजान समझ रही थी। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में अरुण का चेहरा तैर रहा था। नहीं, कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन थिएटर में स्नेहा को ले जाती नर्स से कहा गया तो स्नेहा ने देखा कि अक्षत खड़ा था। अच्छा तुम? स्नेहा आश्चर्य से बोली। हाँ मैं, कहते हुए उसने सहारा देकर स्नेहा को स्ट्रेचर में उतारा। स्नेहा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। वह स्नेहा को बाहर ले आया।
उसकी मम्मी और पापा से बोला, आप स्नेहा को घर ले चलिए, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। स्नेहा की मम्मी ने कहना चाहा, पर इसका तो कुछ नहीं होगा, मैं उससे शादी कर लूंगा, मैं उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम दूंगा। चलिए आप लोग गाड़ी में बैठिए, मैं आप सभी को घर पर छोड़ दूंगा। स्नेहा के पेरेंट्स आंखें फाड़ फाड़ कर अक्षत को देखे जा रहे थे, जैसे वह इस धरती का ना होकर कोई अजूबा है। एकाएक दोनों रोते हुए अक्षत के पैर पर झुके। बेटा, तुमसा इस धरती पर कोई नहीं है। अक्षत ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा, अब से इस घर के सुख दुख मेरे हैं। घर पर पहुंचकर स्नेहा की मम्मी बोली, बेटा स्नेहा के पास बैठो, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। अक्षत ने स्नेहा को समझाया, इस मुसीबत से तुम्हें निकालने का यही एक रास्ता है। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। तुम जैसे रहना चाहो वैसे रहना। तुम कह रही थी कि अरुण की बॉडी नहीं मिली, अगर कल को जीवित निकला तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम मेरे पास उसकी अमानत हो। स्नेहा के दिल पर उसके यह शब्द एक तरफ मरहम बन करके ठंडक पहुंचा रहे थे, तो दूसरी तरफ ये बातें उसके मन पर बिजली गिरा रही थी। ये कैसा इश्क है? इश्क इबादत बन गई थी। अक्षत के लिए इश्क इबादत बन गई है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो वह इंसान को अनुभूतियों के शिखर पर पहुंचा देता है, इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। अक्षत क्या से क्या हो गया था। स्नेहा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह मुश्किल में बस इतना बोल पाई, अक्षत, मैं मरते दम तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, तुम्हारा कर्ज उतार पाऊंगी। पर क्या तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? पहली बात यह कि मेरा एहसान मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एहसान दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें कुछ थोड़े ही पता है। उन्हें मनाना तो मेरा काम है। तुम क्यों चिंता करती हो? अरुण का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो उसने अपना पैराशूट निकाला, पर वह खुल नहीं रहा था। उसने बार बार कोशिश भी की थी, पर व्यर्थ गई थी। अब उसके चेहरे पर पसीना छलछला उठा। वह बहुत घबरा गया था। वह तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। वह सीधे नदी में जाकर गिरा था। उसका हाल इतना खराब था कि वह अचेत हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी में पाया। नीम बेहोशी हालत में सबको बातें करते चलते फिरते देख रहा था। एक दिन वह बीत गया। झोपड़ी के लोगों ने बताया कि हमने तुम्हें नदी से निकाला है, तुम डूब रहे थे। उसका वहीं की जड़ी बूटियों से इलाज हो रहा था। 2-4 दिन में वह बिल्कुल ठीक हो गया तो उसके दिमाग में सारी घटनाएं भंवर की तरह चक्कर काटने लगी। वह सोच रहा था कि जो स्नेहा उससे दिन में 10 बार बात करती थी, एक एक दिन गिन गिन कर उसके आने का इंतजार कर रही थी, सब समय बीत गया था और अब जाने में एक ही दिन रह गया था। तभी यह दुर्घटना हो गई। अरुण ने स्नेहा का हाथ मांगने के लिए उसके घर पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। अब तो इतने दिन हो गए, क्या सोचती होगी वह? उसने मछुआरों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। अच्छे दिल के इंसान तो हर जगह हर घर में होते हैं। मछुआरों ने इंतजाम करके उसे घर पहुंचा दिया था। अरुण स्नेहा के घर के सामने पहुंचा तो वहां भव्य सजावट देखकर उसका दिल धड़कने लगा था। अरुण ने पास से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछा, भाई यह कैसा समारोह है? वह आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करके बोल उठा, तुम्हें नहीं पता? बैंक के मैनेजर शिवशरण की बेटी स्नेहा की शादी शहर के जाने माने वकील कुलभूषण के बेटे अक्षत से हो रही है। बहुत बढ़िया सजावट और इंतजाम है। भाई चलो तुम भी दावत उड़ा लो। अब बाकी क्या रह गया था? उसके मन में उमड़ते हुए प्रेम की जगह क्रोध और घृणा ने डेरा डाल दिया था। वह मन ही मन कह उठा, मैंने तुम्हें क्या समझाया था और तुम क्या निकली? आखिरकार दिखा ही दिया तुमने अपना रूप। तुमने मेरे आने का इंतजार नहीं किया। तुमने यह भी नहीं समझा कि मैं मौत के मुंह में पड़ा हूँ और तुम यहाँ इतनी जल्दी मेरे अरमानों के खून की मेहंदी लगा बैठी। धिक्कार है तुम पर। अरुण क्रोध में भरकर वापस लौट आया, लेकिन अब उसका दिल दुनिया से विरक्त हो उठा था। उसे सब कुछ वीराना उजड़ा सा लगता है। वह वापस अपने ड्यूटी पर चला जाता है।
हर समय वह अपने विचारों में खोया रहता था, अपने साथियों से भी नहीं बोलता था। उसके साथी विवेक से उसकी यह दशा देखी नहीं जाती थी। वह अरुण से कहता था, तू एक बार मुझे उससे बात तो करने दे, फिर देख मैं उसे क्या क्या खरी खोटी सुनाता हूँ, वह जीवन भर याद रखेगी। अरुण ने विवेक को मना कर दिया था कि वह कुछ भी ना कहे, लेकिन अब वह पहले से और भी ज्यादा गुमसुम हो गया था। विवेक को बीते पल याद आने लगे जब वह और अरुण साथ साथ पढ़ते थे, साथ ही साथ प्रतियोगिता की तैयारी की थी और संयोगवश दोनों का सिलेक्शन भी साथ ही हो गया था। उनका हर समय का साथ था, सदा का हंसता खिलखिलाता अरुण अब हंसना भूल गया था। और अचानक एक दिन विवेक ने कहा, अरुण मैंने छुट्टी ले ली है, मैं गांव जा रहा हूं। और जा धमका स्नेहा के घर। स्नेहा के घर पहुंचकर उसने जितनी भी भड़ास थी वह सब निकाल दी। उसके मम्मी पापा को खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम सब लोग पैसों पर मरने वाले लालची लोग हो, धन पर फिसल गए, तुम्हारी लड़की भी लालची है, पैसे वाला लड़का मिल गया, उसी से शादी रचा ली, मेरे दोस्त का क्या कसूर था, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर स्नेहा के मम्मी पापा ने जब हकीकत बताई तो विवेक हैरान रह गया कि किस्मत भी इंसान के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। कब कहां और किसके साथ क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। किस्मत ने स्नेहा और अरुण को अलग अलग कर दिया था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। विवेक वहां से चुपचाप चला गया जब उसकी स्नेहा के प्रति सभी धारणाएं बदल गई थी और अब वह अरुण को समझाने की कोशिश करता रहता था। अरुण उसके बदले हुए व्यवहार पर आश्चर्यचकित था कि इस बीच में ऐसा क्या हो गया जो यह गांव से वापस आने के बाद अब स्नेहा के बारे में जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ही एक दिन जब उसने पता लगाने के लिए स्नेहा के बारे में उल्टा सीधा कहा तो विवेक से रहा नहीं गया। विवेक ने उसे शुरू से अंत तक की सारी स्टोरी सुना दी। अब पछताने की बारी अरुण की थी। एक शाम अरुण उदास बैठा था कि उसकी तन्हाइयां उसे उन्हीं बीते पलों में ले गई जब उसने स्नेहा और वह बहक गए थे। उस दिन की तरह आज भी बारिश हो रही थी। उसे स्नेहा की आज इतनी याद आई थी कि वह फिर नहीं रुक सका। उसने स्नेहा को फोन किया। उधर से स्नेहा ने फोन उठाया था। हेलो। स्नेहा की आवाज सुनकर अरुण के मुंह से आवाज नहीं निकल सकी। वह स्नेहा कहकर रुक गया। दिल से दिल को राहत होती है, तभी तो एक दिल की धड़कन दूसरे को सुन लेता है। अरुण। स्नेहा एक्साइटेड होकर इतनी जोर से चिल्लाई कि अरुण भौचक्का रह गया। स्नेहा और अक्षत की शादी बड़े ही शाही ढंग से हुई थी। दूसरे दिन एक शानदार रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। फिर हनीमून के लिए स्नेहा से पसंद पूछी गई तो उसने विदेश को एकदम से नकार दिया और कश्मीर को चुना। वहां क्यों जाना चाहती थी वह? अरुण वहीं तैनात था, शायद उसी की स्मृति चिन्ह ढूंढने के लिए वहां जाना चाहती थी। कश्मीर में वे एक होटल में ठहरे हुए थे। इतने दिनों में स्नेहा बहुत से अनुभवों से गुजरी थी। क्या जमाने में ऐसे भी लोग होते हैं? वह शादी से अब तक अक्षत के साथ घूम रही थी एज ए फ्रेंड। अक्षत उससे दिन में बोलता भी था पर जमाने को दिखाने के लिए, बस उससे आगे वह कभी नहीं बढ़ा था। आज फोन पर जब स्नेहा ने अरुण का नंबर देखा तो एक बार भी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अरुण जिंदा है। फिर उसकी आवाज सुनकर वह इतने उत्तेजित हो गई कि उसके मुंह से अरुण का नाम चीख के रूप में निकला। स्नेहा की चीख सुनकर अक्षत भागता हुआ आया। क्या हुआ स्नेहा? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। अरुण जिंदा है। वह इतनी एक्साइटेड थी कि उसे अक्षत के चेहरे की तरफ देखने का ध्यान ही नहीं था, जो फक पड़ गया था। फोन अक्षत ने ले लिया था। वह अरुण से बातें कर रहा था। शुरू से अंत तक उसने सारी कहानी अरुण को सुना दी और कहा, हम तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। स्नेहा का अटूट विश्वास था कि तुम जिंदा हो, और हो भी क्यों ना। तुम्हारी बॉडी तो नहीं मिली थी। अरुण तुम्हारी अमानत मेरे पास है, ले जाओ। आज अरुण आ रहा था। अरुण को स्नेहा के बारे में जानकर बहुत धक्का लगा था। इतने दिनों तक जो स्नेहा के बारे में गलत सोच रहा था, इस बात को उसे बहुत पछतावा हो रहा था।
अब फिर वही स्थिति हो गई थी। स्नेहा फिर उसी जगह वापस आ गई थी। अक्षत ने स्नेहा को सज धज कर तैयार होने को कहा था। निश्चित समय पर अरुण आ रहा था। कमरे से निकलते समय स्नेहा अक्षत की ओर देखा। स्नेहा को अक्षत के कदम कदम पर साथ ही आदत पड़ गई थी। अक्षत ने स्नेहा से कहा, जाओ स्नेहा, मेरा तुम्हारा यहीं तक का साथ था, अब उसके आगे तुम्हें अकेले ही जाना है। अक्षत अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। अक्षत अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। उसने कमरे से ही स्नेहा को विदा दे दी थी। अपनी रूह का शरीर से निकलकर जाते हुए वह कैसे देख पाएगा। रूम से बाहर स्नेहा जैसे ही निकली, अरुण खड़ा दिखाई दिया। वह अरुण की तरफ दौड़ी। अरुण बाहें फैलाए खड़ा था अपने प्यार को समेटने के लिए। स्नेहा अरुण के पास आ गई और यह क्या, स्नेहा के कदम जकड़ गए। अरुण की फैली हुई बाहें स्वतः नीचे हो गई। अब दोनों के बीच एक दीवार थी, एक फौलादी मजबूत अभेद दीवार, और वह दीवार थी अक्षत के प्यार की। अक्षत का जमीर उसे धिक्कार रहा था। उसकी स्नेहा सामने खड़ी थी, पर अब उसे यह घृणित काम लग रहा था। वह स्नेहा से बोला, स्नेहा, मुझसे 100 गुना ज्यादा प्यार तुझसे अक्षत करता है। मैंने तो फिर भी तुम पर अविश्वास किया, पर अक्षत ने हर हालत में तुम्हारा साथ दिया। वह नहीं होता तो तुम भी नहीं होती। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। स्नेहा खड़ी थी। उसका दिल तो पहले ही भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि जैसे उसका सब कुछ छूट रहा है। वह जो कहना चाह रही थी वही अरुण कह रहा था। जानती हो स्नेहा, प्यार पाने का नहीं, खोने का नाम है। यह मैंने आज जाना है, और यह भी जाना है कि प्यार शरीर का नहीं बल्कि आत्माओं का होता है। मैं जीत कर भी हार गया हूँ और अक्षत हार कर भी जीत गया है। अक्षत के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लगी थी, और मैंने तुमको चाहा था, लेकिन किस्मत ने तुम्हें मेरे लिए नहीं बल्कि अक्षत के लिए ही रचा था। अगर ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ो और चलो मेरे साथ। स्नेहा जरा सा भी नहीं हिली। वह बिल्कुल जड़ थी। आज उसके सामने शादी का मंगलसूत्र, समाज के सामने शादी, सास ससुर की मर्यादा विकराल रूप धारण करके उसका रास्ता रोके थी। वह उसकी मर्यादा कैसे नष्ट कर दे, जिसने उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। अरुण मुस्कुराया, अलविदा स्नेहा, मैं जा रहा हूँ। मैं अब तुमसे जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलूंगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मगर मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। हमेशा खुश रहो। अरुण धीमे कदमों से बाहर निकल गया और छुपाकर अपने आंसू पोंछ लिए। स्नेहा के दिल में अब अक्षत का प्यार था। वह भागती हुई आई और अक्षत की बाहों में सिमटती हुई बोली, अक्षत, अक्षत, आई लव यू। अक्षत मुस्कुराया, आई लव यू टू स्नेहा। आज मैं जीत गया। मेरी एक ही मंजिल थी, तुम। अगर तुम कहीं भी कैसी भी होती, मैं तब भी तुझसे यही कहता, चाहे तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। सच ही कहा है, जोड़ियां वीपर से ही बनकर आती हैं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।